Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, आज हम pastoralism in Africa के बारे में पढ़ेंगे. Dear students, let's move to Africa, where over half the world's pastoral population lives. Even today, over 22 million Africans depends on some form of pastoral activity for their livelihood. They include communities like Bedouins, Berbers, Masai, Somali, Boran and Turkan. Dear students, चले अफ्रीका चलते हैं जहाँ पे वर्ल्ड की आधी से ज़्यादा पास्टोरल लोगों की आबादी अफ्रीका में है. आज भी 22 मिलियन अफ्रीकन्स जो है वो पास्टोरल एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं अपने रोज़गार के लिए. इनमें जो कम्युनिटीज़ आती है जैसे बेडून्स है, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान, ये सब आते हैं. मोस्ट ऑफ देम नाउ लिव इन द सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और एरिड डेजर्ट्स वायर रेन फेड एग्रीकल्चर इज़ डिफ़िकल्ट. They raise cattle, camels, goats, sheep and donkeys, and they sell meat, milk, animal skin and wool. ज़्यादातर कम्युनिटीज़ सेमी एरिड ग्रासलैंड या फिर एरिड डेजर्ट्स वाले इलाकों में रहते थे जहाँ पे खेती बाड़ी बारिश के हिसाब से करना बहुत मुश्किल होता. ये कम्युनिटीज़ अपने कैटल यानी मवेशियों, ऊँटों, बकरियों, भेड़ और डंकीज़ को पालते हैं और इनका दूध, मीट, जानवर के स्किन्स और वूल को बेचते. Some also earn through trade and transport. Others combine pastoral activity with agriculture. Still others do a variety of odd jobs to supplement their meager and uncertain earnings from pastoralism. Dear students, कुछ कम्युनिटीज़ के लोग तजारत और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पैसे कमाते, कुछ खेती बाड़ी के ज़रिए कमाते थे और कुछ अलग अलग तरीके के काम करते ताकि अगर पास्टोरलिज्म से कमाई ना हो तो उनका उससे घर चल सके. Like pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial and post-colonial periods. What have these changes been? Dear students, कहते हैं जिस तरह इंडिया में पास्टोरलिस्ट्स की ज़िंदगियों में बदलाव आया, इसी तरह अफ्रीकन पास्टोरलिस्ट्स की ज़िंदगियों में भी बहुत बदलाव आया. जब कॉलोनियल रूल के बाद पोस्ट कॉलोनियल एंड कॉलोनियल पीरियड के बाद के दौर में हुआ. इसी तरह से we will discuss some of these changes by looking at one pastoral community, the Masai, and some detail. The Masai cattle herders live primarily in East Africa, 3 lakh in southern Kenya and another 1,05,000 in Tanzania. We will see how new laws and regulations took away their land and restricted their movement. This affected their lives in times of drought and even reshaped their social relationship. हम कुछ डियर स्टूडेंट्स हम कुछ चेंजेस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे. वो चेंजेस किस तरह कम्युनिटीज़ के अंदर आई जिसका नाम मसाई था. मसाई के जो कैटल हर्डर्स थे इब्तिदाई तौर ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, जिनमें 3 लाख कीनिया में और 1.5 लाख तंजानिया में रहते थे. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह नए कानून बनने से इनकी ज़मीनें इनसे छीन ली गई और यहाँ तक कि इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट यानी सूखे के वक्त इनकी ज़िंदगियों में क्या असर और किस तरीके से इनकी सोशल रिलेशनशिप
में बदलाव आया, यानी दोबारा रिशेप होने में। अब हम पढ़ेंगे 3.1 Where have the grazing lands gone? One of the problem the Maasai have faced is the continuous loss of their grazing lands. Before colonial times, Maasai land stretched over a vast area from North Kenya to the steppes of northern Tanzania. In the late 19th century, European imperial powers scrambled for territorial positions in Africa, slicing up the region into different colonies. Dear students, एक मुश्किल जिसका सामना मसाई कम्युनिटीज़ को करना पड़ा वो ये था कि जो चराने वाली ज़मीन थी जहाँ मसाई कम्युनिटीज़ के लोग अपने मवेशियों को घास चराने के लिए ले जाते, वो कॉलोनियल रूल से पहले मसाई लैंड कॉलोनियल रूल से पहले यानी मसाई लैंड फैले हुए थे। एक बहुत वसी इलाका नॉर्थ कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक। इन फ्रॉम द लेट सेंचुरी द ब्रिटिश कॉलोन गवर्नमेंट इन द ईस्ट अफ्रीका आल्सो इंक्रीज्ड in the late 19th century European imperial powers scrambled for the territorial position, यानी लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन इंपीरियल पावर्स ने वो अफ्रीका के कब्ज़े से वो जो अफ्रीका के कब्ज़े में था उनको मुख्तलिफ कॉलोनीज़ में टुकड़े किए। इन 1885 Maasai land was cut into the half with an international boundary between British Kenya and German Tanganyika. Subsequently, the best grazing areas were gradually taken over for a white settlement, and the Maasai were pushed into small areas in South Kenya and North Tanzania. कहते हैं कि इन 1885 मसाई लैंड को आधा कर दिया गया, एक इंटरनेशनल बाउंड्री बना दी गई ब्रिटिश कीनिया और जर्मन टेंगेनिक के दरमियान, और इस तरह से जो अच्छी ग्रेजिंग लैंड्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता वाइट सेटलमेंट के पास चली गई और मसाई कम्युनिटीज़ के लोगों को साउथ कीनिया और नॉर्थ तंजानिया के छोटे छोटे इलाकों में फेंक दिया गया। They were pushed into the small areas in the South Kenya and the North Tanzania. The Maasai lost about 60% of their pre-colonial lands. They were confined to an arid zone with uncertain rainfall and poor pastures. Dear students, Maasai तकरीबन 60% ज़मीन से मसाई लोगों को 60% ज़मीन से हिस्सा हाथ धोना पड़ा। इनको इन इलाकों तक रोक लगा दी गई जो बंजर इलाके थे जहाँ पे बहुत कम बारिश होती थी, और वो लैंड दिए गए जहाँ पे घास अच्छी नहीं उगती थी, यानी कि अच्छी नहीं थी। ऐसे पुअर पास्चर्स उनको दिए गए। From the late 19th century, the British colony government in East Africa also encouraged local peasants communities to expand cultivation. As cultivation expanded, pasturelands were turned into cultivated fields. Dear students, 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट अफ्रीका के लोकल किसानों को हौसला अफजाई करके खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें खेती बाड़ी के लिए ज़मीन दी गई। चरागाहों को यानी कि पास्चर लैंड्स को खेती बाड़ी में तब्दील कर दिया गया। कॉलोनियल रूल से पहले मसाई पास्टोरलिस्ट्स यानी जो ये मसाई पास्टोरलिस्ट्स थे had dominated their agriculture neighbors both economically and politically. मसाई पास्टोरलिस्ट्स ने अपने पड़ोसी खेती बाड़ी करने वालों को दबा के रखा था by both economically and politically, यानी इक़्तिसादी तौर से भी और सियासी तौर से भी। But the end of colonial rule, the situation has reversed. लेकिन कॉलोनियल रूल के ख़त्म होने तक हालात कुछ उल्टे हो गए।